Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा शुरू करते हैं पार्ट 5 मोटिवेशन चैप्टर के अंदर। अब तक हमने टोटल 4 पार्ट देखे जिसमें हमने देखा था कि टूल्स ऑफ मोटिवेशन कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था 2 थियरी देखी थी अलग अलग एक्सपर्ट्स के दी गई, थियरी एक्स एंड वाई जो मैक ग्रेगर ने दी थी मोटिवेशन के लिए। सेम वे थियरी जेड हमने देखी थी जो विलियम आउची ने दी थी अपनी तरफ से मोटिवेशन देने के लिए। सेम वे और एक एक्सपर्ट ने अपनी थियरी लिखी है कि आप भी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करिए, और वो एक्सपर्ट और कोई नहीं, वो है मास लॉस। मास लॉ की एक थियरी थी और उसी थियरी को लोग कहते हैं मास लॉस थियरी ऑफ मोटिवेशन, या इस थियरी को आप थियरी ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। मास्लो का मानना ऐसा था कि कोई भी मोटिवेशन स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब एक चेन बनती है, एक कुछ इंटरवल पे मोटिवेट किया जाता है, और दैट्स वाई इस थियरी का नाम हो गया थियरी ऑफ मोटिवेशन या तो हिरार्की ऑफ नीड्स, कि भाई इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो जैसे मास्लो ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मास्लो की थियरी है। मैंने कहा था पहले कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मोटिवेशन के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई थियरी लिखी है। मास्लो का मानना ऐसा था कि कोई भी एम्प्लॉय लंबे समय तक कंपनी में काम करेगा तो कभी ना कभी तो डीमोटिवेट होगा ही। फॉर एन एग्जाम्पल, आज कोई पर्सन कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, वो 2-3 साल तक तो बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर कुछ समय के बाद वो डीमोटिवेट हो जाएगा, और डीमोटिवेट होने पे क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगा। फिर से उसके पास हमें काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। चलो मोटिवेट कर दिया, और 1-2 साल खींच गए, फिर से वो डिमोटिवेट हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे टाइम टू टाइम हमें उसे कोई ना कोई तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा, और उसी वजह से यहाँ पे एक लंबी चेन बनती है मोटिवेशन की, और उसे नाम दिया गया हिरार्की ऑफ नीड्स। हिरार्की का मतलब होता है चेन बनाना। क्लियर? यहाँ पे मोटिवेशन के लिए इंटरवल पे, पर्टिकुलर इंटरवल पे लोगों को कोई ना कोई तरीके से मोटिवेट किया जाता है। तो यही चीज़ जो है वो हमें इस थियरी के अंदर समझनी है। ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि भाई मास लॉस थियरी है क्या। शुरू करते हैं थियरी को। सबसे पहले एज यूजुअल बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं जो ज्यूसियस की है। ये थियरी से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑलवेज कोई भी आंसर का स्टार्टिंग डेफिनेशन से आप करते हो तो और भी अच्छा है। तो मोटिवेशन यानी क्या? तो सिंपल सी बात है, मोटिवेशन ये एक एक्टिविटी है, एक एक्ट है ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और ओन सेल्फ टू गेट अ डिजायर कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डेफिनेशन को डिटेल में समझा था कि मोटिवेशन यानी क्या। कि भाई समझो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप लॉस में चल रहे हो, आप हार मान रहे हो, आप बिजनेस बंद करने वाले हो। अब ऐसे टाइम पे आपका कोई फ्रेंड या कोई भी पर्सन आके आपको स्टिमुलेट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि नहीं भाई तू कर सकता है, क्यों बिजनेस बंद कर रहा है, इतना अच्छा है, थोड़ा टाइम और सेटल हो जाए तो कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो ये क्या है? आप स्टिमुलेट हो रहे हो, आप फिर से प्रोत्साहित हो रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ। या तो आप खुद को ही मोटिवेट कर दो, आप खुद को ही स्टिमुलेट कर दो अंदर से, नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। मतलब मोटिवेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई और, या तो आप खुद को ही ओन सेल्फ, आप खुद को ही क्या कर देते हो? स्टिमुलेट कर देते हो, प्रोत्साहित कर देते हो, और उस जोश की वजह से आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मोटिवेशन, अकॉर्डिंग टू ज्यूसियस। अब हमारे मेन आंसर पे आते हैं, मास लॉस थियरी। अब मास लॉस थियरी क्या है? तो ये आप पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मास लॉ के हिसाब से 5 अलग अलग स्टेज पे आप किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो। ये स्टेज जो है नीचे से बॉटम से टॉप तक जाते हैं। मतलब पहला स्टेज आता है फिजिकल नीड, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तीसरा होता है लव एंड अफेक्शन या तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फोर्थ होता है सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसा मास्लो का मानना था कि 5 तरीके से आप टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो। अब ये डायग्राम को समझते हैं हम वन बाय वन। यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 2 अलग अलग तरीके के डायग्राम मिलेंगे।
कंटेंट सभी का सेम है, डायग्राम सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो चलिए डायग्राम को छोड़ते हैं और हमारे नीड्स को समझते हैं। यहाँ पे मैंने बॉटम वाले को सबसे ऊपर लिया है। सबसे पहला स्टेज होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि फिजिकल नीड्स। अब ये कौन सा स्टेज है? तो मास्लो का कहना ऐसा है, कोई भी पर्सन जब आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, जब वो फ्रेश होता है, जस्ट उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 18 से 22 साल के बीच में होगी। जब वो नया नया आया है तब वो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो पहले से ही जोश में होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा। उसके जोश को हमें मेंटेन रखना है, तो आप उसको है ना उतनी सैलरी दो जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी स्टूडेंट हो, अभी अगर अगर आपको बोला जाए आप इतना कमा के आओ कि घर चलना चाहिए, तो आपसे वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? अभी मैं आपको बोलूँ कि जाओ 60-70 हज़ार कमा के लेके आओ, हमारा परिवार है 6-7 जन का, उतना पैसा तो लगेगा ही। अब आप तो फ्रेश और आप कहाँ से इतनी बड़ी जॉब लेके आओगे स्टार्टिंग में ही? वो चलो लग गई तो बात अलग है, लेकिन 90% केस में तो नहीं लगने वाली। तो मास लॉ का मानना ऐसा था, ये जो फ्रेशर आते हैं ना, उनको एटलीस्ट उतना तो दो कि वो अपना अकेले का खर्चा उठा सके, ताकि उनकी फैमिली के ऊपर उसको डिपेंड ना होना पड़े। अब तक क्या था, आपकी पढ़ाई चल रही थी, आपके सारे खर्चे आपके पेरेंट्स उठा रहे थे, अब कब तक उठाएंगे? अब आपको भी लगेगा नहीं यार, अब पेरेंट्स के पास से क्या पैसा मांगने का, मैं खुद कमा लेता हूँ, एटलीस्ट मैं खुद का खर्चा उठा लेता हूँ, उतना मुझे मिल जाएगा, इनफ है। फिर आगे जैसे जैसे करियर बढ़ेगा, मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे मेरा तो खर्चा उठाऊंगा ही, धीरे धीरे मैं मेरे परिवार का भी खर्चा उठाने लगूंगा। ये नॉर्मल थिंकिंग होती है किसी भी स्टूडेंट की जब वो फ्रेशर होता है। ये उसका करियर पाथ होता है, उसकी सोच होती है, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। और तभी मास्लो आते हैं, एंटर होते हैं और कहते हैं जब भी कोई ऐसा पर्सन आपकी कंपनी में आए तो उसको एटलीस्ट उतना तो दो कि वो अपना खर्चा निकाल सके, तो ही वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए। फिर अब समझो आप कहीं पे जॉब करने जाते हो आपकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, और वहाँ पे आपको 5,000 रुपये दिए जाए, सब कुछ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप जा रहे हो, तो क्या आप काम कर पाओगे? आप यही सोचोगे, छोड़ो काम पे कौन लगेगा, चलो मजबूरी है आप ज्वाइन हो गए, 5,000 तो 5,000, लेकिन साइड बाय साइड आप दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहे होगे कि कोई अच्छी मिल जाए तुरंत इसको छोड़ दूंगा, अभी तो कोई है नहीं तो इसको चला रहा हूँ। तो मास्लो का मानना यही था, अगर आप उसको कम सैलरी दोगे ना, तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। नो डाउट वो फ्रेशर है, वो उतना डिजर्व नहीं करता है, लेकिन कम से कम उतना तो दो कि वो खुद का खर्चा तो उठा पाए। और ऐसी नीड को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, या तो फिजिकल नीड शॉर्ट में। ऐसी नीड को हम क्या कहते हैं? फिजिकल नीड। तो ही वो मोटिवेट होगा। आप उसको एटलीस्ट उतनी सैलरी दो कि वो खुद का खर्चा उठा पाए, उसके आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, उसका फूड का खर्चा, उसके एंटरटेनमेंट का खर्चा, उसकी लाइफ लाइफ जो है एटलीस्ट स्मूथली चले, बराबर, मंथली सैलरी में से उतना तो उसको आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके वो मोटिवेट होगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपकी एक एवरेज एज निकालता हूँ। आपका बीकॉम खत्म होने पे आपकी एज होगी 22 साल, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। 21 या 22 साल होगी, 22 लेते तो एक एग्जाम्पल परफेक्टली बैठ जाएगा। आप 22 साल के हो, जॉब पे लगे, आप मेरी कंपनी में जॉब पे आए हो, मैं आपको 15,000 रुपये दे रहा हूँ, 15,000। इट इज़ वेरी गुड अमाउंट फॉर अ बीकॉम ग्रेजुएट, या कोई भी ग्रेजुएट क्यों ना हो। 15,000 स्टार्टिंग सैलरी इज इनफ फॉर द ग्रेजुएट आज की तारीख में। एटलीस्ट वो अपना खर्चा निकालेगा, पूरी फैमिली का खर्चा नहीं उठा पाएगा इसमें से, लेकिन खुद के लिए तो ठीक है ना, पहली जॉब के लिए तो ठीक है। अब आपको 22 साल से 23 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, अभी भी आपकी सैलरी 15, 16, 18 धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब अभी भी आपकी सैलरी 18 के आसपास है। अब तो आप 3 साल के एक्सपीरियंस के हो चुके हो, आपकी एज 25 हो चुकी है। अब आपको आएगा गुस्सा, आप काम करना बंद कर दोगे कि यार ऐसी कंपनी में कौन काम करेगा, उसने मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा दिया, मेरा अकेले का खर्चा निकल रहा था, लेकिन अब मेरी एज बढ़ रही है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, फैमिली का सारा खर्चा मुझे उठाना है, अब तो सैलरी बढ़नी चाहिए। तो तब वो डीमोटिवेट हो जाएगा, मतलब आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे और आप काम करना बंद कर दोगे।
अब मैं सोचूंगा कि आपको कैसे मोटिवेट करूं मैं, तब मास्लो का दूसरा स्टेप एंटर होता है, दैट इज सेफ्टी नीड्स। अब मैं आपको उतना पैसा दूंगा, उतनी सैलरी दूंगा जिससे आपका घर ठीक ठाक चल जाएगा। मतलब मैं आपको बोलूंगा तेरी सैलरी 18,000 है ना, चल मैं तेरी सैलरी 30,000 कर देता हूँ, 30,000। और 30,000 में 4 जन की फैमिली तो अच्छे से महीना निकाल लेती, काफ़ी अच्छे से स्मूथली। हाँ, एकदम लग्जरियस लाइफ तो नहीं होगी, लेकिन एक मिडिल क्लास लाइफ आप आराम से निकाल लोगे 4 जन की फैमिली में 30,000 की मदद से। हाँ, कोई सेविंग नहीं कर पाओगे आप, लेकिन लाइफ एटलीस्ट आपकी जैसे सोच रहे हो वैसी कटनी शुरू हो जाएगी। और 25 की एज पे अगर आप फैमिली को नॉर्मली चला रहे हो, दैट विल बी इनफ। सिर्फ उतना ही नहीं करूंगा, 30,000 दूंगा तो आपको फिर भी कम लगेगा वो। आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो 40-50 हज़ार की, क्योंकि 3 साल हो चुके आपको कंपनी में, अब तो आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, अब तक आपने एक डिग्री और ले ली होगी साथ में, पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ। आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मैं आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में ही सैलरी दूंगा। क्लियर? मैं आपको बोलूंगा फिर आगे जाके बढ़ेगा, तो मैंने 25 से 30 के बीच में आपकी सैलरी नक्की कर ली, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, आपका इंश्योरेंस भी मैं करवाऊंगा कि भाई तू चिंता मत कर, तुझे कुछ हो गया तो हम तेरा इंश्योरेंस निकाल के दे रहे हैं। मत, क्योंकि तेरी फैमिली तेरे पे अब डिपेंड करने लगी है, अब तू ही एक कमाने वाला है, अगर तुझे ही कुछ हो गया तो परिवार को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हम तेरा इंश्योरेंस निकाल दें, सारा प्रीमियम हम भरेंगे, सारा इंश्योरेंस का खर्चा हम उठाएंगे, और कुछ भी हुआ तो जो भी अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस का वो तेरी फैमिली को मिल जाएगा। अब आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको लाइफ टाइम जॉब ऑफर करूंगा। अब तक तो आप फ्रेशर थे तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, अब मैं आपको परमानेंट हायर कर दूंगा कि अब तू 60 साल तक मेरी कंपनी में ही रहेगा। हाँ, तुझे छोड़ के जाना है तू जा सकता है, लेकिन मैं मेरी तरफ से तुझे निकालने वाला नहीं हूं, मैं तुझे परमानेंट हायर कर रहा हूं। अब इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी तो आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे। क्लियर? थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, प्लस आपकी जॉब सेफ्टी हो गई लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस आपकी खुद की सेफ्टी हो गई, अपनी फैमिली के लिए आपकी सेफ्टी हो गई। क्लियर? ताकि आपके परिवार पे कोई ट्रबल ना आए। तो देखिए कितनी सारी अच्छी चीज़ें हो गई आपके साथ। अब आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे, जो आपका बैटरी लेवल डाउन हो रहा था वो फिर से बूस्टअप हो जाएगा, आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे। देखिए, मास्लो ने काफ़ी लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करने की बात कही है। सबसे पहले फ्रेशर को फिजिकल नीड से खुश करो, फिर वो फ्रेशर से थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो डीमोटिवेट होगा तो सेफ्टी नीड पे लेके आओ। अब आप 25 साल के हो, मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑफर की, आप फिर से जोश में आ गए। अब वो जोश जो है 25 साल वाला, वो धीरे 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 कम होने लगेगा, और जब आप 30 के आसपास आओगे, 30-35 के बीच में, अब फिर से आपको सैलरी का इश्यू होगा। क्यों? अब तो 30,000 भी कम पड़ने लगेगी आपको। अब तक तो चल रहा था, अब आपके 30 के आसपास हो गए, मतलब मैरिज भी हो चुके होगे, शायद बच्चे भी हो गए होंगे, मतलब पेरेंट्स का खर्चा तो था ही, अब पूरी फैमिली और बड़ी हो रही है, और 30,000 में 4 जन की फैमिली आप संभाल सकते हो, 5-6-7 जन की फैमिली अभी मुश्किल हो जाएगी। तो आप तो फिर से ही वही पुराने स्टेज पे आ गए, मान मान घर चल रहा है आपका, तो आप फिर से क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार ऐसी कंपनी में कौन काम करेगा, नहीं करना है, छोड़ो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, ऐसे मन में विचार शुरू हो जाएंगे, काम करने में आपको आलस आने लगेगी। अब आप आ जाओगे थर्ड स्टेज पे, मतलब मास्लो का तीसरा स्टेप यहाँ पे काम आता है। अब आपको कौन सी नीड पूरी करनी चाहिए? सोशल नीड। अब सोशल नीड में क्या होता है, और थोड़ा सैलरी इंक्रीमेंट कर दो ताकि उसकी फैमिली चल पाए। सिर्फ सैलरी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं, साथ में आप उसके परिवार को बहुत कुछ दे दो। बहुत कुछ मतलब क्या? अब तक उसका अकेले का इंश्योरेंस आप निकाल दे, अब पूरी फैमिली का इंश्योरेंस आप निकालोगे, मतलब कंपनी की तरफ से सबका इंश्योरेंस फ्री, सबको मेडिक्लेम फ्री। हर साल में एक बार पूरी फैमिली के साथ आप घूम के आओ, कहीं पे भी इंडिया में, कहीं पे भी, कंपनी की तरफ से। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको रहने के लिए घर देंगे, आपको रह चलाने के लिए कार कंपनी की तरफ से फ्री, आपके घर का फर्नीचर कम, ऐसा कुछ भी आप करिए उनकी फैमिली को अच्छा लगे वैसा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई फ्री, उसका स्कूल का खर्चा सारा कंपनी उठाएगी। मतलब अब उसकी फैमिली को टारगेट करो। क्लियर? क्योंकि उसकी सैलरी तो अभी अच्छी हो गई है, बड़ा धीरे धीरे हर साल बढ़ती रह रही है,
तो सैलरी से तो उसको इशू है नहीं, तो वो क्यों मोटिवेट हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है। बराबर। जब आप सेकेंड स्टेज पे थे तब आपकी सैलरी 30,000 नक्की की थी। थर्ट अब आप 30-35 साल के आसपास आ चुके हो। अब क्या हो रहा है, आप फिर से डीमोटिवेट हो रहे हो क्योंकि सैलरी तो कम पड़ी रही है, साथ में दूसरा कुछ नया नहीं हो रहा है। तो सैलरी तो धीरे धीरे चलो बढ़ती रहेगी अपने अलग अलग लेवल पे, लेकिन ऐसा भी कुछ करिए। इसे कहते हैं सोशल नीड, जिसे हम लोग लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, सोशल नीड का दूसरा नाम क्या है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। मतलब एम्प्लॉय को तो आप खुश कर दिया है, एम्प्लॉय के लिए जो करना था आपने कर दिया, उसका इंश्योरेंस ले लिया, उसका मेडिक्लेम ले लिया था, उसको सैलरी अच्छी मिल रही थी, अच्छा वर्किंग एटमोसफियर था, तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। अब उसकी फैमिली के लिए करो। जब उसकी फैमिली के लिए करोगे ना, तो फिर से उसके मन में आएगा, यार कंपनी कितनी अच्छी है, मेरी फैमिली को घूमने के लिए भेजा, मेरी फैमिली को एक अच्छे से घर में रखते हो, मेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, मेरे पेरेंट्स का मेडिक्लेम उठाते हैं, मतलब सब कुछ तो कंपनी कर रही है, मेरे तो पैसे बच ही रहे, जितनी भी सैलरी आ रही है, जो जो मेन खर्चे है वो तो कंपनी उठा रही है। तो यही तो है सोशल नीड। अब वो फिर से मोटिवेट हो जाएगा, मतलब आप लोग, बराबर, आपकी एज अभी 30-35 के बीच में है, आपकी फैमिली के लिए अगर ये सब कंपनी करे तो आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे। अब धीरे धीरे आपका करियर आगे बढ़ेगा, आप 45 के आसपास आ जाओगे। तब अब 45 पे आने के बाद फिर से आपकी लाइफ डीमोटिवेट जैसी लगेगी। क्यों? इंसान की फितरत ही है। इंसान की फितरत क्या है, चलो 1 साल घूमे मजा आया, 2 साल मजा आया, 3 साल मजा आया, 10 साल, अब धीरे धीरे उसको बोरिंग लगने लगेगा। क्या, हाँ यार हर साल तो घूमने जाते हैं, कंपनी हर साल तो घुमाती है, कंपनी हर साल तो मेडिक्लेम का खर्चा उठाती है, कंपनी हर साल तो मेरे बच्चों को पढ़ाती है, उसमें क्या नया किया कंपनी ने। ये हमारी थिंकिंग बन जाती है। क्लियर? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी ने मेरा बहुत खर्चा उठाया, लेकिन कहते हैं ना कि सोने सोने की अंडी देने वाली मुर्गी 1-2 दिन ही अच्छी लगती है, फिर उसको काट के सारे अंडे निकालने का मन करने लगता है। तो वैसा ही कुछ है, कंपनी नो डाउट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल है, हर साल करती थी कंपनी, अब क्या कुछ नया कर रही है ताकि मैं मोटिवेट हो। अब आप 45 के एज पे हो, आपको फिर से मोटिवेट की ज़रूरत पड़ी है। अब कंपनी आपको मोटिवेट कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ फोर्थ स्टेज, दैट इज सेल्फ एस्टीम नीड। यस, द फोर्थ स्टेज इज एस्टीम नीड, या तो सेल्फ एस्टीम नीड। अब यहां पे क्या होता है, आपकी सैलरी तो बढ़ती जा रही है हर साल, धीरे 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 धीरे, वो तो सैलरी इंक्रीमेंट तो हर साल होता है। क्लियर? अब आपका पोजीशन इंक्रीमेंट करना शुरू करेंगे। क्लियर? नो डाउट आपने जब से ज्वाइन हुए हो 20 साल से, 22 साल से, आप आज 45 साल के हो गए हो, उसमें आपके प्रमोशन हुए होंगे धीरे धीरे, लेकिन अब आपका बड़ा प्रमोशन होगा। शायद मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाए, या सीनियर मैनेजर, या ब्रांच हेड, या रीजन हेड, ऐसा कुछ आपको बनाया जाए। आपका प्रमोशन एक हायर लेवल पे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के बहुत ही लॉयल पुराने एम्प्लॉय है, और प्लस लॉयल तो है ही, आपके पास एक्सपीरियंस भी अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप कंपनी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हो, आपको कंपनी की एक एक चीज़ पता है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बेचते हैं, कस्टमर कौन है। अब आपसे ज़्यादा अच्छा कंपनी को कौन जान सकता है, जिसने उस कंपनी में 22-25 साल काम किया है। तो ऐसी कंपनी आपको तो जाने नहीं देगी। अब लेकिन आप तो डीमोटिवेट हो चुके हो 45 की एज पे, अब कंपनी आपको मोटिवेट करेगी कैसे? आपका प्रमोशन करके, कि भाई इस बंदे को तो इस पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे ही पोजीशन बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और फिर से आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि इस एज पे कंपनी के पास और कोई तरीका नहीं है आपको मोटिवेट करने का। आपकी फैमिली के सब कुछ कर दिया, आपके लिए सब कुछ कर दिया, सैलरी बहुत अच्छी चल रही है आपकी, अब आपको कैसे मोटिवेट करे? तो एक ही रास्ता बचता है, आपका प्रमोशन। प्रमोशन ही एक रास्ता बचता है, उसको अच्छी से अच्छी पोजीशन दो कंपनी में। क्लियर? मतलब आप 45 के हो, अच्छी पोजीशन मिल गई, फिर से आप मोटिवेट हो गए, फिर आप 47-48 के हो गए, फिर से और एक प्रमोशन दे दो उसको, तो और थोड़ा समय कट जाएगा। ऐसे कटते कटते आप 55 साल के आसपास आ जाओगे। अब पोजीशन जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, अब उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकती। क्या आपको मालिक तो नहीं बना देंगे कि तू ही मालिक बन जा, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा तो होने नहीं वाला है। अब आपका ना प्रमोशन कर सकते हैं,
क्योंकि आप जितनी डिजर्व करते थे उतनी पोजीशन तक पहुंच चुके हो। आपकी सैलरी भी अब तक तो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, लाखों में आप कमा रहे होगे, तो आपको पैसों से मतलब नहीं है। आपकी फैमिली खुश है कंपनी से, आपका खुद का सेफ्टी कंपनी ने दिया है। आप रिटायरमेंट की एज पे आके खड़े हो। 60 साल में तो इंसान रिटायर होता है जॉब में से। अब 5 साल बचे हैं, लेकिन फिर भी आप डीमोटिवेट हो चुके हो, क्योंकि इंसान हमेशा एक समय के बाद काम करना कम करने लगता है, डीमोटिवेट हो जाता है। और आप तो 22 साल की उम्र से काम कर रहे हो इस कंपनी में, आप काम कर 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 थक चुके हो। अब तो आपका एज आ चुका है रिटायरमेंट का, तो अब आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन फिर भी मास्लो का मानना ऐसा है, अभी भी उसके 5 साल बचे हैं, उसको मोटिवेट करो, क्योंकि वो कंपनी के काम आ सकता है। वो सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, बराबर। दूसरी कंपनियां भी उसको जानती होगी, क्योंकि इतने सालों से वो जुड़ा हुआ है इस सेक्टर में, तो काफ़ी बड़ा नाम बन चुका होगा अब तक तो। क्लियर। तो ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को ऐसे ही छोड़ सकते नहीं है, वो हमें बहुत कुछ दिला सकता है। तो 5वां स्टेज आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इस ऐसे स्टेज में कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि सैलरी बढ़ाने से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी सैलरी अब तक तो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसा पहुंच चुका होगा, तो पैसों से तो उसको खुश नहीं किया जा सकता। उसके पास सालों से बहुत पैसे बन चुके हैं, अब तक तो उसके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, तो पैसों से तो उसको मतलब ही नहीं है। उसकी फैमिली खुश है, अब क्या कुछ नया करे फैमिली के साथ, वो भी खुश है, उसका भी सब कुछ सेफ्टी सब कुछ है। अब उसको मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रमोशन भी नहीं दे सकते क्योंकि एस्टीम भी हो चुका है। तो क्या करे उसको मोटिवेट करने के लिए, तो उसको प्राइड बना दो कंपनी का। प्राइड मतलब क्या होता है, एक तरीके का एम्बेसडर, कि भाई यही है। उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो सिंपल तरीके से। उसको ऐसा बोलो, तू ही है, तेरे वजह से ही कंपनी चल रही है, सारे जहाँ से अच्छा तू ही है हमारे लिए, तो क्योंकि तूने ही तो हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है। उसको फुल मोटिवेट कर दो कि तू ही सब कुछ है, तेरे वजह से ही जितना भी है सब कुछ यही तेरे वजह से ही बना है। तू ना होता तो हमारी कंपनी का कुछ नामो निशान नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारी कंपनी को तो तेरे वजह से ही जानते हैं, और एक्चुअल में जानते भी होंगे, क्योंकि इतना पुराना पर्सन है तो उसने नाम बहुत कमा लिया होगा। अब उसको तो जान ही नहीं दे सकते। अगर वो चला जाएगा तो बहुत सारे लोग जो उसके वजह से कंपनी के साथ जुड़े हुए, वो लोग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए उसको टिकाना ज़रूरी है। तो लोगों के सामने उसको बड़ा दिखा दो, तो ऐसा उसको अच्छा लगेगा कि क्या बात है, कंपनी मुझे इस नज़रिए से भी देखती है कि मैं कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी देखा जाए तो उसको पैसों की ज़रूरत नहीं, सब कुछ तो है उसके पास। उसकी सेफ्टी, उसकी फैमिली की सेफ्टी है, वो सबसे टॉप पोजीशन पे है कंपनी में। अब उसको मोटिवेट करना हो काम के लिए, तो एक्चुअलाइजेशन ही है। उसको टीवी में लाओ, वो सब जगह उसके चर्चे करो, मुकेश अंबानी जिंदाबाद, मुकेश अंबानी जिंदाबाद। वो अपने आप मोटिवेट होकर और काम करेगा। क्लियर। तो ऐसा स्टेज जब आ जाता है उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज या तो नीड। मतलब पर्सन को उसके काम के लिए उसको मोटिवेट, मतलब सपोर्ट करो, उसको प्राइड फील कराओ, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको अप्रिशिएट करो कि भाई तू ही सब कुछ है। उसको मार्केट में गुडविल की तरह यूज़ करो, क्योंकि वो चीज़ उसको भी अच्छी लगेगी। तो जब आप ऐसा कुछ करोगे तो आप वो 55 साल का इंसान फिर से मोटिवेट हो जाएगा, और 5-6 साल तो यूं ही निकल जाएंगे, फिर वो रिटायर, बात खत्म। तो मास लॉ का मानना ऐसा था, अगर आप इस स्टेज को फॉलो करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप किसी को मोटिवेट करोगे, तो वो आपकी कंपनी को कभी छोड़ के भी नहीं जाएगा और आपकी कंपनी को कभी नुकसान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे एक चेन बन रही है स्टेप बाय स्टेप, और इसी को हायरार्की भी कहते हैं, या हिरार्की आप कह दो। एंड दैट्स वाइज थियरी का नाम क्या हो गया, थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, या तो थियरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय मास लॉ। तो ये थियरी आप समझ गए, ये मास लॉ की थियरी थी। इसी को हमने डायग्राम फॉर्मेट, मतलब एक चार्ट फॉर्मेट में भी देखा था कि भाई आप पिक्चर फॉर्मेट में भी उसको दिखा सकते हो। जैसे कि सबसे पहला स्टेज क्या होता है, हाँ, अगर आप ट्रायंगल पिरामिड ड्रॉ करोगे तो सबसे पहला स्टेज नीचे आ जाएगा। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड। उसमें हम क्या करते हैं, उसको फूड, ब्रीदिंग, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप,
उसकी बेसिक चीज़ें पूरी हो जाए उतना उसको देते हैं। फिर आता है सेफ्टी नीड, मतलब उसकी हेल्थ, उसकी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, उसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे फैमिली वर्ड यूज़ किया है, एक्चुअली फैमिली यहाँ पे उतना जल्दी इंटरफियर नहीं होता है, तो आप उसकी चीज़ों को आप सपोर्ट करते हो, दैट इज सेफ्टी नीड। फिर थर्ड स्टेप आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड, जिसे हम सोशल नीड भी कहते हैं, जिसमें आप फैमिली के बारे में सोचते हो, फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेंसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, उसकी फैमिली पे ध्यान दो। फिर चौथा से ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, मतलब उसको प्रमोट करो, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल, उसको एक अलग लेवल पे लेके जाओ जो वो डिजर्व करता हो। और लास्ट आता है सेल्फ ऑफ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें आप मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, ये सब चीज़ों का आप फोकस करो और उसको सेंस ऑफ प्राइड बना दो कंपनी का, और वो फिर से मोटिवेट हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो। तो ये थी मास्लो की थियरी। अब उसने थियरी तो लिख दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस थियरी को क्रिटिसाइज किया कि भाई तेरी थियरी गलत है, ये चल ही नहीं सकती। तो देखते हैं कौन से क्रिटिसिजम्स थे। तो क्रिटिसिज्म नंबर 1, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये तो इंसान के द्वारा बनाई गई है, गलत भी तो हो सकती है। कौन 100% क्या मास्लो गारंटी देता है 100% कि आप स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करोगे तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा कि वो काम करना? मास्लो भी गारंटी दे सकता नहीं है। क्लियर, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान ने बनाई हुई थियरी है और इंसान गलत भी हो सकता है। सेकेंड, सम नीड्स आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। भाई आपका मानना क्या है कि आप एक नीड पूरी करो, मतलब जब वो डीमोटिवेट होगा तो स्टेप 1, फिर दूसरी बार डीमोटिवेट होगा स्टेप 2, फिर तीसरा डीमोटिवेट होगा स्टेप 3। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग फैमिली के साथ बहुत अटैच होते हैं, खासकर फीमेल के केस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं करा कोई सारी मेल को नहीं होता है, मेल को भी होता होगा, हर किसी को अपनी फैमिली पसंद है। अब आप जॉब पे लगे, फ्रेशर थे, 3-4 साल आपने निकाल लिए, आपकी फिजिकल नीड पूरी हो गई, फिर आप डीमोटिवेट हो गए। कंपनी ने आपको मोटिवेट करने के लिए स्टेप 2 यूज़ किया, आपकी सेफ्टी, आपकी जॉब सेफ्टी, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट, सब कुछ करके दिया ताकि आप मोटिवेट हो जाओ। आप मोटिवेट हो भी गए, फिर और कुछ साल बीते, आप 30-35 साल के बीच में आ गए। अब आपको फिर से डीमोटिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि सैलरी कम पड़ रही है, फैमिली खुश नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, आपकी थोड़ी सैलरी बढ़ाई, प्लस आपकी फैमिली के लिए अलग अलग एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। उनको कार दे दी, बंगला दे दिया, घूमने के लिए साल में एक बार घूमने की परमिशन दे दी, बच्चों का खर्चा उठा लिया। कंपनी ने ये सब चीज़ें की, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो, आपको और चाहिए। आप क्या सोचते हो बताओ, साले ने इंडिया में ही घूमने का बोला, फॉरेन ट्रिप क्यों नहीं बोल रहा है? तो मैं जाऊँ कहीं दुबई, मालदीव्स, ऐसी जगह पे जाऊँ घूमने के लिए, क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ लोग ये भी सोचते हैं। ऐसा मत सोचो कि कंपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर दे तो वो मोटिवेट हो जाता है। क्या पता वो उसमें अच्छी चीज़ें ना ढूंढ के गलत चीज़ें ढूंढे तो मोटिवेट नहीं होगा। देखो आप लॉजिकली सोचो, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कंपनी ने इतना तो किया, और कुछ लोग बोलेंगे क्या इतना ही किया, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ कर सकते थे मेरी फैमिली के लिए, तो वो मोटिवेट होगा नहीं। क्लियर, सम नीड्स आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। कभी कभी किसी को आप सेटिस्फाई कर पाते नहीं हो, तो ये भी तो गलत हो गया। मास्लो की थियरी क्या कहती है, वो मोटिवेट होगा ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होता, हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो तू ये भूल जा कि तू बोलेगा और लोग मोटिवेट हो जाएंगे। कभी कभी सेटिस्फाइड होते नहीं है, तो वो डीमोटिवेट ही रहते हैं और कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ हायर नीड सेटिस्फाइड लास्ट इज फॉल्स। आपने जो कहा ना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट में आता है, मतलब छोटा वाला पहले, फिर बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 1 2 3 4, फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, एक्चुअलाइजेशन नीड। किसने कहा?
पहले एक्चुअलाइजेशन भी तो आ सकता था। फॉर एन एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी आज रिलायंस में है, वो रिलायंस कंपनी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में चला जाए, सिर्फ एग्जाम्पल। अब अब क्या वो फिजिकल नीड से शुरू करेगा क्या? मास्लो का कहना क्या था? स्टेप बाय स्टेप चलो, मतलब मुकेश अंबानी को उतनी सैलरी दो जिससे उसका खुद का खर्चा निकल पाए। सोचो, है ना गलत चीज़। अब मुकेश अंबानी कंपनी छोड़ के आपकी कंपनी में आ रहा है, लेकिन वो पहले से एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे है, तो उसका करियर सीधा एक्चुअलाइजेशन से शुरू होगा, फिजिकल से वो शुरू नहीं करेगा। तो ये चीज़ गलत है। आप जो बोल रहे हो ना कि स्टेप बाय स्टेप होता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। कोई एक, ये तो फ्रेशर के लिए काम आ सकता है। जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो बीच में से उस कंपनी को छोड़ के आपकी कंपनी में आ रहा है, तो उसके लिए तो दूसरे स्टेप आ जाएंगे, या तीसरे स्टेप पे होगा, या तो वो चौथे स्टेप पे होगा, या तो पांचवें स्टेप पे होगा। तो ये आपकी चीज़ गलत है। कंसेप्ट ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड, ये सेम सेकेंड पॉइंट की तरह है, दो बार लिखा गया है अलग अलग वर्ड में, कि कुछ चीज़ें कभी सेटिस्फाई कर पाते नहीं हो। आप कितना भी अच्छा सोच लो, आप कभी भी कुछ किसी को मोटिवेट नहीं कर पाओगे कुछ चीज़ों में। तो यहाँ पे उसकी थियरी गलत हो जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स। आप कैसे नक्की कर सकते हो कि वो फिजिकल नीड पे है, वो सेफ्टी नीड पे है? एज वाइज गलत। आप कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप जो बोल रहे हो कि फ्रेशर होता है, मतलब 20 से 25 साल के बीच में जो होता है वो फिजिकल नीड का स्टेज आता है, किसने कहा? शायद आगे के मतलब 20 से लेके 30 साल भी तो फिजिकल नीड हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत पैसे वाला पर्सन हो, उसको फर्क नहीं पड़ता सैलरी कम हो तो भी, वो सिर्फ शौक के लिए जॉब कर रहा है, तो कम सैलरी में भी हंसते हंसते काम करेगा। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जॉब कर रहा है, तो उसको 25 साल में इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो टाइम पास के लिए जॉब कर रहा है। तो ये भी तो आप हो सकता है। इन दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 25 साल के बाद दूसरे मोटिवेशन का टाइम आ जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स। नेक्स्ट इज नॉट यूजफुल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। कभी देखा है वॉचमैन का ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होता हो कि पहले साल 5,000 10,000 दो उसको, फिर 2-3 साल के बाद सैलरी और बढ़ाओ, फिर उसका भी इंश्योरेंस लो, फिर और 10 साल बाद उसकी फैमिली को भी दुबई सुबई घूमने भेजो, हर साल कहीं ना कहीं घूमने भेजो। कभी हुआ है? ये लोअर लेवल के एम्प्लॉय के लिए ये थियरी चल सकती नहीं है। वरना सोचो वॉचमैन का भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज आता, मतलब वॉचमैन भी मुकेश अंबानी की लेवल तक पहुंच जाता। क्लियर? तो ये थियरी जो लोअर लेवल या मिडल लेवल पे करने वाले जो एम्प्लॉयज है, जॉब करने वाले, उनके लिए थियरी बनी नहीं है। थियरी फेस फेलियर इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। भाई इंडिया में ये थियरी काम नहीं आ सकती। क्यों? ब्यूरोक्रेटिक, यहाँ पे कैसा है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब वो सीनियर जूनियर वाला सिस्टम है। सीनियर होगा, उसका जूनियर होगा, फिर उसका भी जूनियर होगा, उसका भी जूनियर होगा। तो ये लोग कभी एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते। मास्लो का क्या कहना क्या था? हर टाइम पे स्टेप बाय स्टेप सभी को आगे लेके आने का। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो पैर खींचते हैं लोगों के। तो ब्यूरोक्रेटिक जहाँ पे मैनेजमेंट हो, जिस कंपनी में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलती हो, और इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो मास्लो को बोला गया है तूने थियरी बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन जो एशियन कंट्रीज है हमारी, भारत हो गया, पाकिस्तान, चाइना, या फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एशियन कंट्रीज में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलती है, वहां पे आप इस थियरी को अप्लाई कर सकते नहीं, वो फेल ही होगा ये थियरी। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर्स ऑफ नीड्स इज नॉट ऑलवेज मेंटेन। आपने जो कहा ना कि स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करने का, ये गलत है। क्यों? कभी कभी दो स्टेप एक साथ भी तो आ सकते हैं। हो सकता है, यस हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो कि मैं फ्रेशर हूं, बराबर, मैंने जॉब ज्वाइन की। मैं 22 से 25 साल के तक तो चलो फिजिकल नीड पे काम कर रहा था क्योंकि मैं फ्रेशर था। अब सेकेंड मोटिवेशन का टाइम आ गया क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो चुका है। और मास्लो ने क्या कहा था? सेकेंड मोटिवेशन कैसे देने का? उसको सैलरी बढ़ाओ थोड़ी, उसकी सेफ्टी के बारे में सोचो, उसकी जॉब सेफ्टी, उसको परमानेंट कर दो, ये सब चीज़ें करो, मोटिवेट हो जाएगा। फिर भी मैं मोटिवेट नहीं हो रहा हूँ। क्यों पता है?
क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली के लिए भी कुछ करना है। वो उनकी एज बहुत ज़्यादा है। क्लियर? हमारे इंडिया में होता है कि भाई जब 25 साल का होता है वो बंदा, तो ज़रूरी नहीं उसके पेरेंट्स 45 साल के ही हो। शायद उसके पेरेंट्स और भी बड़े हो सकते हैं एज में, वो 50, 60, 70 के भी हो सकते हैं। क्लियर? हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा पेरेंट्स गैप दिखता है बहुत जगहों पे। अब समझो मैं 25 साल का हूँ, मेरे पेरेंट्स 65 साल के हैं, मुझे उनके लिए भी तो कुछ करना है। अब आप मुझे सेफ्टी नीड करके मुझे खुश करना चाहते हो, चलो मैं तो खुश हो जाऊंगा एक बार, लेकिन जब मैं मेरी पेरेंट्स की तरफ देखूंगा तो मुझे फिर से वही चीज़ दिमाग में आएगी, यार इनको भी कुछ कर देती कंपनी, इनके लिए भी कुछ तो अच्छा हो जाता। फिर 5 साल के बाद जब उनकी एज 70 भी क्रॉस कर चुकी होगी, तब तो वो चल भी नहीं पा रहे होगे शायद, तो उनको लेके कहाँ घूमेंगे? फिर कंपनी मुझे फैमिली नीड पूरी कर रही है, सोशल नीड, कि जाओ फैमिली को लेके घूमो। अरे फैमिली जब घूमने लायक थी तब तो तूने घुमाया नहीं। तो यही चीज़ है, कभी कभी दोनों नीड एक साथ ज़रूरत पड़ती है किसी एम्प्लॉय के लिए। और मास्लो का कहना क्या था? स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करो। तो हो गया ना गलत तेरा थियरी? तो यही सब चीज़ें हैं, एक साथ 2-3 नीड भी आ सकती है, ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। या तो कभी कभी सेल्फ एस्टीम बाद में आता है, पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ सकता है। तो ये जो थियरी लिखी है ना, वो आगे पीछे भी हो सकती थी और होती भी है रियलिटी में। क्लियर? ऑन पेपर बुक में ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन रियलिटी से देखा जाए तो ये स्टेप कभी फॉलो किए जा सकते नहीं है। तो ये काफ़ी एक अच्छी थियरी थी, मास्लो की थियरी बहुत अच्छी थी उसने जो लिखी थी, लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी लोगों ने बहुत अच्छे से सही जगहों पे किया है। क्लियर? कि भाई ये चल जाए लेकिन कुछ जगहों पे नहीं चल सकता, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जाता है तो 13 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। 13 मार्क का क्वेश्चन होगा, आपको 5 पेज या 6 पेज कम से कम, 4-5 तो नहीं 6 पेज तो कम से कम लिखने पड़ेंगे, 6 पेजेस। तो आप आंसर कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले तो मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख दोगे जो ज्यूसियस ने दी है, फिर वो आपको ट्रायंगल बना दो 5 स्टेज वाला, फिर हर एक स्टेज के बारे में 6-6, 7-7 या 10-10 लाइन लिख दो, क्योंकि उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब पहला पॉइंट हुआ, पहला पेज पे आपका डेफिनेशन और वो डायग्राम बन गया ट्रायंगल, फिर दूसरे पेज से आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो 2 या 3 पेज में आप पूरे 5 स्टेप को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो 3 या 4 पेज हो गए। फिर आप एक बॉक्स बनाइए जिसमें क्रिटिसिजम्स लिख दीजिए सारे, कि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया इस थियरी को। फिर उसके बाद 1 बाय 1 हर एक क्रिटिसिज्म के बारे में 4-4 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका आंसर आराम से 6-6.5 पेज तक का हो जाएगा, अगर आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तो। और अगर आपकी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है तो इस पार्ट खत्म होते ही टोटल 7 पार्ट्स आएंगे, 6 या 7। उसके बाद हम एक एमसीक्यू वीडियो दे देंगे मोटिवेशन चैप्टर का, तो एमसीक्यू के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो बेटा आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बन सके उतना वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।